हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो हमने एमटीएस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आऊँ जिसमें आपकी मैं क्विक रिवीजन करवाऊँ, जिससे आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं पूरा का पूरा जितनी भी हमारे पास जीएस है उसको 15 या 20 लेक्चर में मैं उसको समाप्त कर दूँ। ठीक है, चाहे वो हमारे पास पॉलिटी हो, चाहे हमारे पास वो जियोग्राफी हो, चाहे हमारे पास वो एशियन हिस्ट्री हो, चाहे हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री हो। तो मैं यही चाहूँगा कि आपका 15-20 दिन में फुल रिवीजन हो जाए, ताकि आपके एमटीएस पेपर के लिए वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो ये जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ी रिवीजन करवाऊँगा, और उसके बाद एक जो क्लास रहेगी जिस पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो बट ये आपको तभी फ़ायदा पहुंचा सकती है जब आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़ोगे, और जो भी हमारे जो यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे। और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करो, ताकि हमारे चैनल पे कोई नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो एशियंट हिस्ट्री, जो हमारे पास प्राचीन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए इन क्लासेस के बाद एक जो क्लासेस रहेगी जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो हमने पढ़ा होगा उसके बेस पे। तो मैं ये आपके लिए क्विक रिवीजन सेशन लेके आया हूँ, जिसमें शॉर्ट में बताया गया है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपकी आपके बाद ये चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कहा गया कि जो हमारे पास एक जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड हुआ करता था, जो हमारे पास प्रो ऐतिहासिक जो काल था, उसके बाद हमारे पास उसके अंडर क्या आता है, उसके अंडर आता है प्रो, जो हमारे पास प्रोशान जो है। ठीक है जी, क्या कौन सा काल आता है, जो हमारे पास पूरा पुशान जो काल है वो आता है। इस काल में मनुष्य को बिना मुश्किल से भोजन जुटा पाता था। इस काल में जो मनुष्य के पास खाना नहीं होता था, वो अपना जो गुजारा करता था वो किस पे करता था, तो वो शिकार ही करता रहता था। उससे उसका जो रोजी रोटी थी वो चलती थी, उसको खाता रहता था, और उससे उसको भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये जो हमारे पास काल हुआ करता था, जो हमारे पास पूरा पाषाण जो काल हुआ करता था, उसको तीन चरणों में बांटा गया था। कौन कौन से? निम्न, जो हमारे पास पूरा पाषाण काल था, मध्य पूरा पाषाण काल जो था, और ऊपरी पूरा पाषाण काल। तो तीन कालों में इसको बांटा गया था। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि जो हमारे पास पूरा पाषाण काल वो उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो उसको बांटा गया था जी तीन कालों में। और जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, लोअर जो हमारे पास और मिडल अपर। तो ये है हमारे पास। मैं क्विक रिवीजन लेके आया हूँ ताकि मैं बड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बताया गया है साइट की कहाँ पे वो पाई गई है और किसके द्वारा उसको डिस्कवर किया गया है। तो सबसे पहले है हमारे पास मोहनजोदारो, जिसको मोहनजोदारो को किस क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था अमृत का टीला। ठीक है, वहाँ पे क्या लाशों का जो ढेर था उसे कहा जाता था मोहनजोदारो। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो सिंध है हमारा पाकिस्तान में, वहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है लकराना। क्या नाम है जी? लकराना है। और वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदारो जो है वो किस रिवर के किनारे स्थित है? तो वो जी हमारे पास सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और किस जिले में है? तो सिंध जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे एक जिला है जिसका नाम लकराना है, वहाँ पे स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी खुदाई कब की गई थी? तो इसकी खुदाई 1992 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो जो आर डी बनर्जी थे उनके द्वारा इसकी खुदाई की गई। और यहाँ इसमें हमें क्या क्या मिला, इस खुदाई में हमें क्या क्या मिला, हमें क्या किन बातों के बारे में पता चला कि वहाँ की जो मोहनजोदारो के जो लोग थे वो कैसे रहते थे। वो जो थे हमारे पास मतलब अच्छे एडवांस थे। तो वो उन वहाँ पे हमें कैसे मिला, क्या मिला? तो वहाँ पे एक हमारे पास ग्रेट बात मिला, जो हमारे पास ग्रेट गैनरी, जो हमारे पास अनाज घर होता है, एक बड़ा एक भंडार मिला। और जो एक बड़ा खाने का जो खाद्य भंडार था उसके बारे में पता चला।
और वहाँ पे हमारे पास क्या मिला, एक हमारे पास असेंबली हॉल मिला, वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल मिली जो किस की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की, कांसे की बनी हुई थी, कि जो हमारे पास नृत्यांगना मिली, और वहाँ पे हमारे पास वो किसकी बनी हुई थी, तो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। और वहाँ और क्या मिला, जो पशुपति महादेव, जो हमारे पास पशुपति महादेव की जो हमारे पास एक मुद्रा मिली। ठीक है और क्या मिली, वहां पे मुद्रा मिली जिसपे जो हमारे पास जो सील थी, जैसे मतलब किसी को अपना सामान भेजना होता था तो वो अपनी स्टैंप लगाता था, तो उस स्टैंप पे क्या बना हुआ था, तो पशुपति महादेवा के जो उनका जो चित्र बना हुआ था, शिव भगवान का वहाँ पे इमेज बनी हुई थी। और क्या मिला, वहाँ पे हमें एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला, कि वहाँ पे जो कपास के द्वारा कपड़े को बुना गया था, कपास को बुना गया था, उसका एक टुकड़ा बनाया गया था, वो भी मिला। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि डांसिंग गर्ल जो है हमारे पास, जो डांसिंग गर्ल है उसका जो स्टैचू है वो कहाँ मिला, किस सभ्यता में मिला, तो मोहनजोदारो में मिला। वहाँ पे हमें और क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला, फिर अनाज के जो बड़े बड़े भंडार थे उसके बारे में पता चला। उनके पास एक स्टैम्प हुआ करती थी जिसपे पशुपति महादेव की जो शिव का था, जो हमारे पास वहाँ पे चित्र बना हुआ था, तो उसके बारे में हमें वहाँ पे पता चला। और वहाँ पे एक बुने हुए कॉटन जो कपड़ा था, जो कपास का कपड़ा बुना हुआ था, उसके बाद वो भी हमें वहाँ मिला। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली, मोहनजोदारो में मिली। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदा पहुंचाए। मैं क्विक रिवीजन लेके आया हूँ ताकि पेपर से पहले आपके पास ये सारी रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये आपने सब पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आई, हड़प्पा। जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो किस नदी के किनारे स्थित थी, तो वो रावी जो नदी है उसके किनारे स्थित थी। और ये किस जिले में स्थित है, तो जो हमारे पास गोमरी, जो मोट गोमरी है उस जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये है कहाँ पे, जो पाकिस्तान है, पंजाब में। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में है, तो मोट मोट गोमरी जो जिला है, मोट गोमरी जो जिला है वहां पे ये स्थित है। और ये कहाँ पे है जी, पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई, तो जो हमारे पास दया राम साहनी थे, जो दया राम साहनी थे उनके द्वारा इसकी खुदाई की गई। कब की गई, 1921 और 23 के बीच में इसकी खुदाई की गई। और इसमें हमारे पास सिंधु सभ्यता का नाम इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया, कि जो हमारे पास सिंधु थी, ठीक है, जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, इज आफ्टर नेम्ड आफ्टर इट इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। कि जो हमारे पास सिंधु सभ्यता को बाद में किस नाम से बोला गया, तो हड़प्पा संस्कृति, वहाँ पे जो था उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए वहाँ की जो सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा। और वहाँ पे क्या मिला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कि वहाँ पे हमें हमें यहाँ वहाँ पे क्या मिला, पाषाण नृत्य, जो नटराजन थे, जो हमारे पास स्टोन डांसिंग नटराजन की जो हमारे पास प्रतिमा है वो हमें वहाँ से मिली। वहाँ पे हमें कब्रिस्तान 37 मिले, जो हमने वहाँ पे फाउंड किए, कहाँ पे जी, हड़प्पा जो संस्कृति है वहाँ पे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि स्टोन डांसिंग नटराज की जो हमारे पास प्रतिमा है वो कहाँ मिली, तो हड़प्पा संस्कृति में मिली। और ये जो हड़प्पा संस्कृति है ये किस नदी के किनारे स्थित है, रावी के किनारे स्थित है। किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी, किसके द्वारा इसको खोजा गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 और 22 के बीच में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है हमारे पास जो काली चूड़ियाँ, और ये जो है ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में कालीबंगा है, और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, खोजा गया था, वो बीबी लाल के द्वारा इसको खोजा गया था। तब 1961 में इसको खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे है, तो घाघरा नदी के किनारे ये स्थित है। कालीबंगा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे हमें क्या मिला, तो एक जोता हुआ खेत, मतलब खेत के बारे में पता चला कि तब के लोग क्या करते थे, जो हमारे पास खेत हुआ करते थे उनको जोता करते थे। और क्या बात हुई, जो हमारे पास एक लकड़ी का जो हमारे पास फरसा मिला, जो हमारे पास एक लकड़ी का जो पीस मिला। ठीक है, और क्या मिला, वहाँ पे हमारे पास जो सत अग्नि बेदियाँ मिली, ऊंट की हड्डियाँ मिली, और दो प्रकार के दफनाने के साक्ष्य मिले, जिसमें हमारे पास जो कब्रें बनाई जाती थी गोलाकार बनाई जाती थी और आयताकार बनाई जाती थी।
तो हमें पता चला कि जो हमारे पास कालीबंगा जो राजस्थान में है वो घाघरा नदी के किनारे है, उसको खोजा गया था वीवी लाल के द्वारा 1961 में। और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली, हमें जोता हुआ जो खेत है उसके बारे में पता चला, एक लकड़ी का फरसा मिला, और क्या मिला हमारे पास, ऊँट की हड्डियाँ मिली, और दफनाने के दो तरीकों के बारे में पता चला। उनकी जो कब्र बनाई गई थी गोलाकार और आयताकार कब्र बनाई गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। जो हमारे पास लोथल है, ठीक है जी, जो लोथल है हमारे पास, जो लोथल है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो गुजरात में है, इसको किस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो जो एस आर रोए थे जिन्होंने 1954 में 1954 में उनके द्वारा इसको खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो भागवा जो नदी है उनके उसके किनारे स्थित है। और इसके जो हमारे पास एक हिस्सा गढ़ और निचला शहर और डॉकयार्ड में विभाजित है, कि जो ये हमारे पास जो लोथल में जो हमारे पास लोथल में जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, जो हमारे साइट मिली है, जो हमारे संस्कृति जो पुरानी सभ्यता के बारे में बताती है, तो वहाँ पे हमें क्या मिला कि हमें वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो भागवा नदी है उसके किनारे स्थित है। और इसका जो शहर है मतलब एक शहर स्थित है जिसका हिस्सा एक हिस्सा गढ़ है और निचला शहर है, दो कियाड में विभाजित है। यहाँ चावल के साक्ष्य में मिले कि यहाँ के जो लोथल के जो लोग थे वो किसकी खेती किया करते थे, चावल की खेती किया करते थे। तो इसके बारे में हमारे पास लोथल से हमें पता चला। नेक्स्ट है हमारे पास चुन 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 हुंदो। जो चुन हुंदो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, और जो हमारे पास सिंधु नदी है उस नदी के किनारे स्थित है, और इसको किसके द्वारा खोजा गया था, तो जो हमारे पास एम जे मजूमदार थे जिन्होंने 1931 में इसके बारे में इसको खोजा था। और ये हमारे पास ऐसी सिंधु नदी के किनारे केवल सिंधु स्थल बिना दुर्ग के और बैलगाड़ी और हमारे पास एक की कांसे की बनी हुई मूर्तियां और की केबल का सुझाव देने वाला एक छोटा बर्तन, कि हमारे पास ये जो है हमारे पास जो ओनली सिंधु साइट है जो विदोट हमारे पास जिसमें बिना दुर्ग कोई भी दुर्ग नहीं बनाया गया था। वहाँ पे हमें बैलगाड़ी के बारे में पता चला, एक कांसे के बारे जो एक की कांसे की बनी हुई मूर्ति के बारे में पता चला। और वहाँ पे हमारे पास किकबल का सुझाव दिया गया, वो एक छोटा बर्तन हुआ करता था। किकबिल क्या हुआ करता था, एक छोटा सा बर्तन हुआ करता जिससे मापा जाता था। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं हमें कहाँ कहाँ पे किस साइट में मिली, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास जो चुनहुंदो था वहाँ पे उसके किनारे हमें ये मिला। तो ये हमारे पास, और लॉथल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपकी मैं क्विक के रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है, ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, तो जो हमारे पास आर एस वशिष्ठ थे उन्होंने 1971 में इसकी खोज करी थी। इसमें क्या मिला, इसमें हमारे पास पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य मिले, व्यवस्थित जल निकाय की प्रणाली का अभाव, और अच्छी गुणवत्ता वाली जौ की का प्रमाण मिला, कि हमारे पास जो यहाँ पे जौ मिलते थे वो अच्छी क्वालिटी के थे। और यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो लैक ऑफ जल का जो लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की, उन्हें पानी की जो भी ड्रेन किया जाता था उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो ये सारे के सारे जो प्रमाण हैं हमें कहाँ मिले, तो बनावाली जो है हरियाणा में वहाँ से मिले। और ये इम्पोर्टेंट है, ये हड़प्पा जो पूर्व हड़प्पा साइट थी और जो हमारे पास हड़प्पा संस्कृति थी, उन दोनों के बारे में हमें यहाँ से अवगत करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सुरकोटा। ठीक है जी, सुरकोटा जो है हमारे पास ये गुजरात में है। जो हमारे पास सुरकोटदा जो गुजरात में है, इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो जेपी जोशी थे 1972 में। यहाँ पे हमें क्या मिला, घोड़े के मिलने के सबूत मिले, कि घोड़ा उस टाइम घोड़े का यूज किया जाता था। अंडा आकार कवर के बारे में पता चला।
गड्ढे में दफनाने का पता चला और प्रतीत हुआ। एक बंदरगाह, ये एक शहर जो था एक बंदरगाह के रूप में यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि पोर्ट जो हमारे पास एक उसका शहर किसके लिए यूज़ किया जाता था, ट्रेडिंग। अगर हमें कोई भी पोर्ट है, मतलब जो बंदरगाह है, क्योंकि हमें अपना व्यापार करना हो तो व्यापार करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जी, बंदरगाह होना चाहिए। तो वहाँ से हमें जेपी जोशी थे उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। सुरकोट कोटडाक को गुजरात में है। और घोड़े के यहाँ पे उनके द्वारा घोड़े का यूज़ किया जाता था। घोड़ा उस टाइम में घोड़ा हुआ करता था, उसके हमारे पास सबूत मिले, उसका साक्ष्य मिला, अंडाकार कमरों के बारे में पता चला, गड्ढे में दफनाने का पता चला और प्रतीत होता है, और एक बंदरगाह के बारे में भी पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास रोजदी रोजदी इसमें पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा और उत्तरी हड़प्पा काल की संरचना है। कि जो हमारे पास गुजरात में एक रोजदी जगह है, ठीक है, उसमें हमारे पास किस चीज़ के अवशेष मिले, तो वहाँ पे हमारे पास पूर्व हड़प्पा और उत्तरी हड़प्पा काल की संरचना के बारे में पता चला। नेक्स्ट है हमारे पास भीम बेटका। तो भीम बेटका जो जगह है ये कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश में है। और ये गुफाएं हैं, ठीक है, क्या है ये, विश्व जो हमारे पास विश्व विरासत स्थल है, जहाँ पे पक्षी, जानवर और मनुष्य की चित्रों वाली प्राचीन गुफाओं के लिए जानी जाती है। तो ये हमारे पास एक हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, जो पक्षी, जानवर और जो मनुष्य के चित्र हुआ करते थे उनकी हमारे पास गुफाएं मिली हैं। तो भीमबेटका को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा क्या मिला गया था, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था 2003 में। और ये है कहाँ पे, तो कहाँ पे जी, मध्य प्रदेश में है। जहाँ पे पक्षी, मनुष्य और जो हमारे पास जानवर हुआ करते थे उनके उन गुफाओं में क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, उसके बारे में पता चला। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा को अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और भारत अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे में जो है 40th ग्रुप 40 में आ गया है। कि भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो कितनी हो गई हैं, अब 40 हो गई हैं। क्योंकि 2021 में हमारे पास दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई। एक बनाई गई धोलावीरा, जो हमारे पास गुजरात में है। गुजरात में कच्छ जिले की लूनी नदी में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें एक रिवर है जिसका नाम लूनी नदी है, उस पे पाई गई है। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो जो जेपी जोशी थे, जिन्होंने 1967 और 68 के में खोजी गई थी। सबसे बड़ी और नवीनतम साइट है। कि ये सबसे बड़ी और हमारे पास इसमें ये सबसे बड़ी साइट है। और जो हाल ही में जो खोजी गई साइट है वो यही वाली ही है। इसमें से एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली है। कि यहाँ पे यूनिक वाटर मैनेजमेंट और सिस्टम के बारे में बताया गया है। कि यहाँ पे धोलावीरा में हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे उनकी जो पानी के बारे में यूनिक वाटर मैनेजमेंट था, पानी को कैसे बचा के रखना है, कैसे पीने के लिए यूज़ करना, तो उनकी जो ये प्रणाली है उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो साइट हुआ करती थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला लार्जेस्ट हड़प्पा, जो हमारे पास लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन ऑर्डर स्टेडियम। कि जो हमारे पास ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ओनली द साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे बड़ा हड़प्पा शिलालेख और एक स्टेडियम हुआ करता था। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि धोलावीरा को हमारे पास 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया जा चुका है। और ये हमारे पास अब भारत जो है वो ग्रुप 14 में आ गया है। कि अब भारत के पास भी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसलिए कहा गया है कि ग्रुप 14 में भारत ने एंटर कर दिया है। तो एक थी धोलावीरा और दूसरी थी हमारे पास रामप्पा टेम्पल। जो हमारे पास रामप्पा जो मंदिर है, ठीक है, जो रामप्पा मंदिर है कहाँ पे, जो हमारे पास तेलंगाना है। जो तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद नया जो युग है वो स्टार्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला, मैसोलिथिक काल। जो मैसोलिथिक काल था इसमें हमारे पास जानवर के बारे में पता चला। उसमें हमने एक जानवर को पाल के रखते थे, जिसको जो हमारे पास जानवर हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, डॉग्स जो होते हैं उनको हमने पालतू बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ पे हम डिफरेंट औजारों का इस्तेमाल किया करते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथिक कहते थे।
माइक्रोलिथिक मतलब छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, माइक्रोलिथिक का काल या पीरियड के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमने किस जानवर को पालतू बना लिया था, तो कुत्तों को हमने क्या बना लिया, पालतू बना लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में युग में लोगों को आग के बारे में पता चल गया था कि आग को कैसे जलाना है, कैसे करना है। तो नवपाषाण युग के आते आते हमें आग के बारे में पता चल गया था कि आग कैसे जलाई जाती है। मैं आपको इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास है हमारे पास क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कहा गया, इस युग का एक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था जिसे ब्रुज होम ब्रुज होम कहा जाता था। इसका अर्थ था वृक्ष का स्थान। मतलब वृक्ष का स्थान, ये जो हमारे पास एक वृक्ष क्या हुआ होता है, एक पेड़ होता है, ट्री होता है, ठीक है, जो उस टाइम भी हुआ करता था। तो हमारे पास उसके बारे में नवपाषाण जो हमारे पास युग था उसमें महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था ब्रूज होम। और ब्रूज होम का अर्थ है वृक्ष का स्थान, जिसको एक वो पेड़ हुआ करते थे, जो जो हमारे पास वृक्ष है वो क्या हुआ करते थे, एक पेड़ों का समूह हुआ करता था। वो उसके बारे में हमें बताया गया है। कब पता चला जी, नवपाषाण काल के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चल्कोलिथिक। जो हमारे पास चल्कोलिथिक जो काल था उसमें क्या पता चला, हमारे पास तांबे और पत्थर के बने हुए जो औजार है उसका प्रयोग करने लग पड़े। अब जब हमारे पास कौन सा काल आया जब हमने तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिए, तो ये पेपर में क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जा चुका है कि जब हमारे पास चकोलिथिक जो काल आया तब हम किसके औजार यूज करते थे, तो तांबे और पत्थर के औजार यूज करते थे। और जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो हमें हमारे पास पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से लेकर कब तक थी, तो 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। इम्पोर्टेंट है। तो हमें कैसे पता चला, कार्बन डेटिंग से हमने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता किया। तो कार्बन डेटिंग में जो यूज़ किया जाता है वो C14 यूज़ किया जाता है, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो कितनी पुरानी है। और ये जो हमारे पास इसमें क्या था, इससे हमें क्या पता चला कि इनका जो टाउन प्लानिंग व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पक्की ईंटों के घर बने हुए थे पर आधारित थी। अच्छी तरह से इनका प्रबंधन, जल निकाय प्रणाली थी। जो हमारे पास गढ़ अधिक शहरीकृत और लोहे के औजार का अभाव था। तो यहाँ का जो सिस्टम था, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो जो हमारे पास जली हुई जो ईंटें, जो पका के जो पक्की ईंटें होती हैं उनके इनके घर बनाए गए थे। और अच्छी तरह वेल ड्रेनेज सिस्टम था और हाई ऑर्गेनाइज्ड। बट इनको लोहे के बारे में नहीं पता था, जो आयरन के बारे में, लोहे के औजार के बारे में नहीं पता था। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लोहे के औजार के बारे में हमें कब पता चला, तो आगे पता चला, अभी तक हमें उसके बारे में पता नहीं चला है। इन्होंने अपने जो इनका जो कस्बा हुआ करता था उसको दो भागों में बांट के रखा था। एक को बोला जाता था अपर, जो ऊपरा भाग, या उसको बोला जाता था हमारे पास आ, जो हमारे पास सीटेड सीडल क्या बोला जाता था, जो हमारे पास सीटल्ड सीटल्ड लैंड बोला जाता, सीटल्ड लैंड मतलब निचला भाग। और इसमें जो इसकी जो सीमाएं थी वो कहाँ कहाँ जुड़ी हुई थी, तो जो उत्तर में जो हमारे पास मंडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में हमारे पास दयमाबाद महाराष्ट्र और आलमगिरीपुर, और पश्चिम में जो हमारे पास सुत का गोंडी, सुतगा सुतगा गेड़े गोड़ डोर, कौन था जी, सुतगा गेड़े डोर जो था वो पश्चिम में था। तो इसकी जो सीमाएं थी वो वहां तक फैली हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, आप साथ साथ में इसको सुनते जाना और राइट डाउन करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। जो हमारे पास मेहुला मेहुला जो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा अतीरस क्षेत्र को दिया गया था, एक प्राचीन नाम है। तो जो हमारे पास मेसोपोटामिया थे उनके द्वारा एक नाम दिया गया था, जो हमारे पास त्रिरस जो क्षेत्र हुआ करता था।
उसको मेसोपोटामिया किस नाम से बोलते थे। तो जो हमारे पास मेहुला था, मेसोपोटामिया जो है वो मिस्र को बोला जाता है, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है। फिर हड़प्पा में व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, क्योंकि ये हथियारों का कोई परिणाम नहीं मिलता। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो उनका जो वो क्या थे, एक तरह के व्यापारी थे, और उनके बारे में कोई हथियारों का कोई भी हमें वहां से कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि वो हथियारों का यूज करते थे। और इसमें और क्या बात की गई है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो मात्र स्नातक होने का भी कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो उनका जो लोगों का जो मात्र स्नातक होने का भी कोई परिणाम नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग ने बाढ़ के खतरे के कारण नवंबर में बीज बोया और अप्रैल में फसल काट ली। तो जो हमारे पास सिंधु घाटी के जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा जो खेती की जाती थी वो नवंबर में बीजी जाती थी, और अप्रैल में उसको क्या कर लेते थे, काट लेते थे। क्योंकि जो हमारे पास जो उस टाइम उनको बाढ़ का खतरा हुआ करता था, मतलब जो उस टाइम नदियां जो बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता था, इस चक्कर में वो अपना जो खेती थी वो नवंबर में बीज देते थे और अप्रैल में उसको काट लेते थे। इनका जो उत्पादन था, ये जो हड़प्पा जो वाले थे, इनका जो ये क्या क्या बनाते थे, क्या क्या उगाते थे, इनकी प्रोडक्शन क्या थी। गेहूं ये उगाते थे, जौ, राई, मटर, तिल, चावल, सरसों। तो ये जो है हमारे पास उत्पादन, इनका जो उत्पाद था वो किस किस में था, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और चावल और सरसों के बारे में इन्हें पता था। सिंधु के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। इम्पोर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को उगाया, तो जो हमारे पास कपास हुआ करता था उसकी खेती करते थे। क्योंकि यूनानियों ने इसे सिंध से प्राप्त प्राप्त सिंधन कहा था। क्योंकि जो यूनानी थे उन्होंने जो कॉटन था वो कहाँ से प्राप्त किया था, तो सिंध से प्राप्त किया था, और जिसे वो क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे, सिंडोन करके वो कहते थे। और उन्होंने इसको कहाँ से प्राप्त किया था, सिंध से प्राप्त किया था। इसलिए जो हमारे पास जो इस घाटी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी जो वो सबसे पहले जो उन्होंने जिसको उगाया वो क्या था जी, कपास था। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो किन के बारे में, कौन से जानवरों के बारे में जानते थे। तो उनको बैल, भेड़ों के बारे में पता था, जानने वाले जानवर थे। और जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो उनके बारे में भैंस, बकरियां, जो हमारे पास जो हमारे पास पिग्स, जो सूअर, हाथी, जो जो हमारे पास कुत्तों से संबंधित है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो जाने आने जाने वाले जानवर जो थे वो किस पे जाते थे, मतलब आने जाने वाले का जो सामान ढोने के लिए यूज किया जाता था तो बैलों और भेड़ों का यूज किया जाता था। बाकी जो हड़प्पा संस्कृति वाले थे वो उनको भैंसे भी उन्होंने रखी हुई थी, बकरियां, सूर, हाथी, कुत्तों के बारे में उनके बारे में पता था। बिल्ली, गधा और ऊंटों को मिलाकर कांस्य कांस्य युग बनाया गया। कि जो हमारे पास ब्राउन एज जो था उसमें से हमारे पास क्या था कि वहां पे हमारे पास बिल्ली, गधे और ऊंटों को मिला दिया गया, और वहां पे जो कांसे के बारे में पता चला। बाहरी और आंतरिक व्यापार अच्छी तरह से करते थे। वो उनका क्या काम था कि जो ट्रेड करते थे, और वहां पे वो क्या करते थे, ट्रेड के लिए उनके लिए एक सिस्टम करते थे कि जो हमारे पास वाटर सिस्टम का यूज करते थे। अब ये जो हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था कि हमारे पास जैसे गाय के बदले, मतलब जैसे किसी ने गेहूं लिए तो वो गेहूं के बदले किसी को चावल दे देगा, या किसी ने दाल ली तो दाल के बदले कोई सब्जी दे देगा। तो उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। कि मतलब वहां पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ करता था, चीजों का दान प्रदान किया करते थे, कि चीजें एक दूसरे को दिया करते थे। तो उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये सिस्टम कब होता क्या है कि मतलब लेन देन वाला, कि एक मतलब किसी और चीज के बदले आप उसको कोई और चीज देते हो, उसको कहते हैं बार्टर। और नेक्स्ट क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था इस सिविलाइजेशन का, वो क्या था, वो टॉन के बारे में। जो टॉन वॉज नॉट नॉन टू द पीपल, कि जो हमारे पास टॉन लोगों के बारे में हम नहीं जानते थे। ठीक है जी। इस सभ्यता की जो शेष जो रोचक बात थी वो ये थी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास हड़प्पन थे, उनको किस हिसाब से दिया जाता है। तो वो अर्थ को क्या मानते थे, अपनी मतलब खाना देने वाली उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, पृथ्वी को जो हड़प्पा वासी थे वो क्या कहते थे पृथ्वी को, कि ये है हमारे पास उर्वरता की देवी, ये हमें खाना देती है। और क्या, हमारे पास जो लिंगम, जो लैंगिक हुआ करते थे। और जो हमारे पास वो पूजा किसकी करते थे, जो हमारे पास एक योनि वर्शिप was performed a unicorn was the most worship animal, कि एक सींग वाला, जो हमारे पास एक सींग वाला जो जानवर हुआ करता था, उसकी बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती थी। ठीक है जी, एक सींग वाला जो हमारे पास यूनिकॉर्न हुआ करता था, तो उसको योनी के नाम से जाना जाता है, और उसकी पूजा की जाती थी किसके द्वारा, जो हड़प्पन जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है वो बहुत से पेड़ों के बारे में भी जानते थे, जैसे पीपल जो था उनका फेमस, मतलब वहाँ पे पीपल की पूजा की जाती थी। एनिमल में उन्होंने बुल, और जो हमारे पास जो पक्षी सभ्यता मेसोपोटामिया की, जो हमारे पास पक्षियों के बारे में मेसोपोटामिया से पता चलता है। इजिप्ट इजिप्ट के बारे में जो कबूतर के बारे में पता चलता है, वो कबूतर। और जो हमारे पास स्टोन के बारे में पता चलता है, स्टोन की पूजा की जाती थी किसके द्वारा, जो मिस्र के जो हमारे पास मिस्र, और जो हमारे मिस्र के जो लोग हुआ करते थे, वहाँ जो लोग रहते थे उनके द्वारा जो पूजा की जाती थी, वो किसकी की जाती थी, पत्थरों की जाती थी। ठीक है, और कबूतरों की, हालांकि मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो मंदिर के बारे में हमें कहीं भी कुछ अभी तक अवशेष नहीं मिले हैं। और जो हमारे पास सब हुआ करते थे उनको उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, कि जो हमारे पास सब हुआ करते थे उन्हें कहाँ रखा जाता था, उत्तर दक्षिण दिशा में उनको रखा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या मिला हुआ है। हमारे पास पशुपति की मोहर पर हाथी, कि जो पशुपति, जो हमारे पास एक मोहर थी, जो सील थी पशुपति की, और उस पे किसकी जो हमारे पास फिगर बनी हुई थी, तो एलिफेंट की बनी हुई थी। और बाघ की, गैंडे की, भैंस की चित्र किया गए थे, कि पशुपति जो एक मोहर यूज किया जाता था, उस मोहर में क्या किया जाता था, कि हमारे पास एक उन पे जो चित्रित किया जाता था उस मोहर पे, या तो हाथी की फोटो होगी, या बाघ होंगे, या घोड़े, जो हमारे पास, या भैंस होगी। तो और उसके बारे में उनके जो चित्र जो थे वो बने हुए थे। पशुपति के चरणों में दो हिरण दिखाई देते हैं। तो जो पशुपति जी के जो चरण थे उसमें दो हिरण बनाए गए थे, उनके बारे में पता चलता है। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि को पहली पंक्ति से दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। इस शैली को क्या कहा जाता था, तो जो हमारे पास ये जो शैली थी उसको बोला जाता था मोनो सेट्रोफेड्रस। क्या कहा जाता था, मोनो सेट्रोफेड्रस के नाम से जाना जाता था। तो ये जो हमारे पास हड़प्पा जो लिपि है, ये इसमें जो है वो चित्रात्मक है, जो उसमें चित्र के बारे में जो पिट्रोग्राफिक है, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इस लिपि को लिखने का स्टाइल था, दाएं से बाएं जाते थे और फिर बाएं से दाएं आते थे, ऐसे लिखते थे। और इस शैली को कहा जाता था बोनो सेट्रो फेडरस कहा जाता था। हिंदू सभ्यता के लोग 16 के गुणक को बटा और मापन का प्रयोग करते थे, कि जो हमारे पास सिंधु घाटी के जो लोग थे वो बेट, और जो हमारे पास मेजरिंग के लिए मल्टीप्लायर ऑफ 16 का यूज करते थे, कि जो हमारे पास 16 के मल्टीप्लायर का यूज करते थे। और हमारे पास कौन से लोग थे, वो सिंधु घाटी के जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है, कि तो हड़प्पा में हमारे पास किसके बारे में पता चला, कांस्य के बारे में पता चला। कांस्य और तांबा मिलाकर बनाया गया था, कि जो हमारे पास हड़प्पा में जो औजार यूज किए जाते थे वो कांस्य और तांबे को दोनों को मिलाकर बनाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना तेलीखेड़ी से बनी मोहर है, कि जो हमारे पास हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी जो कलात्मक रचना है वो क्या है, सेल खड़ी की बनी मोहर है। किसकी बनी, सेल खेड़ी की बनी मोहर है। सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सम्य श्यामक सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की कताई बुनाई, नाव बनाना,
सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहर बनाने जैसे व्यापार किया करते थे। कि जो हमारे पास, जब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, तो उसके समय कालीन में हमारे पास कुछ और सभ्यता हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी वो सभ्यता हुआ करती थी। कि जो हमारे पास जो हमारे पास मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सभ्यता भी उस टाइम हुआ करती थी। और इन सभी के बीच में आपस में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। और व्यापार किस चीज़ का किया जाता था, जो हमारे पास केताई से जो सामान बनाया जाता था, या जो बुनाई से बनाया जाता था, या नाव बनाई जाती थी, तो उसका व्यापार हम किया करते थे। तो ये जो है, ये आपके लिए क्विक रिवीजन सेशन है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास नया आ गया वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो ऋग्वेद जो हमारे पास अर्लियर वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 BC तक रहा। इसमें क्या था, आर्यन और समी जो नोमैडिक जो पेस्ट्रोल पीपल थे, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। तो वैदिक जो है हमारे पास वैदिक काल, इसमें हमारे पास जो प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 के बीच में था। इसमें हमारे पास आर्य और अर्ध खानाबदोश देहाती लोग थे, जो मूल रूप से माना जाता था कि वे दक्षिण रूस से मध्य एशिया तक फैले फैले जो सेक्पीज में रहा करते थे। कि जो हमारे पास ये जो मतलब घूमने फिरने वाले लोग थे, कभी यहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ पे जो स्टेपीज थे, जो घास के मैदान थे, वहाँ तक ये सेंट्रल एशिया मतलब साउथ रसिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। इसमें और क्या बात कही गई है कि भारत में सर्वप्रथम आर्य को जिसे क्षेत्र में बसाया गया था, उसे 7 नदियों की भूमि और सप्त सिद्धवा कहा जाता है। कि भारत में सबसे पहले जो आर्यों के द्वारा कोई क्षेत्र बसाया गया था, उसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। और ये जो है हमारे पास किसके द्वारा इनको स्थापित किया गया था, तो आर्यों के द्वारा। सबसे पहले भारत में कौन आए, तो आर्य बनाए। इनके द्वारा पहले बार क्या किया गया था, कोई बस्ती बसाई गई थी। और वो जो बस्ती है वो कहाँ बसाई गई थी, उस 7 नदियों की भूमि पे बसाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। जो इनका जो हमारे पास राजनीतिक जो संगठन था, उसमें क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जो बड़ा ही फेमस था, 10 राजन जो वॉर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। 10 राजन मतलब 10 राजाओं का युद्ध था। इसमें बैटल ऑफ द 10 किंग अगेंस्ट द सुदा जो हमारे पास इसमें क्या किया गया था, जो सुदास थे उनके खिलाफ 10 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। जिसमें हमारे पास पुरुषानी सुदास नदी के तट पर जो हमारे पास टिटरस के भरत राजा की विजय हुई थी। जो भरत किंग था, ठीक है, जो टिटरस नदी थी उसके किनारे पर उसने पुरुषानी सुद्रा को हरा दिया था, उसको हरा दिया था, और उसको क्या मिली थी, जीत मिल गई थी। इनका जो ये मुख्य रूप से शासन को इनवेल प्रणाली थी, जिसमें सैन्य तत्व प्रबल थे। तो इस यहाँ पे जो हमारे पास एक प्रणाली यूज की जाती थी गवर्नमेंट में, उसमें मिलिट्री का यूज किया जाता था। और जो मिलिट्री की पावर हुआ करती थी वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी, मिलिट्री का दबदबा हुआ करता था। जनजातियों को जन और उसके राजा को राजन के रूप में जाना जाता था। कि जो हमारे पास ट्राइब्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और जो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उसे राजन कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पास सभाओं द्वारा जो राजा चुना जाता था, उसे समिति कहा जाता था। कि जिनके द्वारा राजाओं को चुना जाता, राजा का चुनाव किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, समिति कहा जाता था। जो विलेज को जो हेड करता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। जो गांव हुआ करते थे उसको जो संभालने वाला था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता था। जो मतलब प्रतिदिन का जो हमारे पास प्रशासन था, प्रशासन जो था, ठीक है, वो उनके द्वारा देखा जाता था। और जो किंग था, जो हमारे पास राजा को पुरोहित या मेजबान महत्वपूर्ण, जो हमारे पास राजा हुआ करता था, जो राजा वो असिस्टेड बाई, कि राजा को जो सहायता या जो हेल्प करता था या जो बताता था उसको क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। कि जो भी डिसीजन लिए जाते थे राजा को बताए जाते थे, मतलब उनकी हेल्प की जाती थी, तो उसको पुरोहित कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मेजबान महत्वपूर्ण थे, एक सेनानी, और जो हमारे पास व्रत गण ग्राम और श्रद्धा, विभिन्न सैन्य कार्यों का प्रशासन करने वाले आदिवासी समूह थे।
जो हमारे पास ये हुआ करते थे सहानी, बेता, गाना, और जो हमारे पास ग्राम, और जो हमारे सरदार, ये एक ट्राइब्स ग्रुप हुआ करते थे जो कहाँ पे काम करते थे, राजा की जो मिलिट्री हुआ करती थी उसमें इसमें सहायता करते थे, और वो राजा की सहायता को, राजा को सहायता प्रदान करते थे अगर कोई भी युद्ध करता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया सोसाइटी मतलब उनके समाज के बारे में, लोग जनजातियों के प्रति वफादार थे, जिन्होंने जन कहा जाता था कि लोग जो थे वो जनजाति के प्रति क्या थे, वफादार थे, और जिन्हें क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख किया गया था, क्योंकि राज्य क्षेत्र सभी एक राज्य और क्षेत्र अभी तक स्थापित नहीं हुआ था, कि जो हमारे पास ट्राइब्स थे, ठीक है जी, उसके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा गया है। और अभी तक कोई भी जो ट्राइब था, जो भी कोई भी राज्य था, वो स्थापित नहीं हुआ था। महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त थी, कि जो तब हमारे पास जो वैदिक पीरियड था, उसमें हमारे पास जो वो महिलाएं थी उनको इंडिपेंडेंस और सम्मान दे के रखा था। उसके बाद हमारे पास धर्म, तो धर्म में क्या करते थे, वो किसकी पूजा करते थे, पूज्य प्रकृति इंद्र, जिसे पुरिंदर भी कहा जाता था। तो हमारे पास जो वैदिक पीरियड था उसमें किसकी पूजा की जाती थी, तो उसमें पूजा की जाती थी इंद्र भगवान की। और ये सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। सोम जो हुआ करते थे वो किसके देवता हुआ करते थे, पौधों के देवता हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास वैदिक जो पीरियड था उसमें जो पौधों के जो भगवान हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, जिनको सोम कहा जाता था। लोग मुख्य रूप से प्रजा, मतलब लोगों को मुख्य रूप से प्रजा मतलब बच्चा, जो हमारे पास पशु जो हमारे पास मवेशी, भोजन, स्वास्थ्य और धन के लिए पूजा करते थे। कोई भी मंदिर या जो मूर्ति नहीं थी, पूजा नहीं थी, कि इसमें कोई भी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इकॉनमी, तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, कोई नियत राजस्व प्रणाली नहीं थी। स्वैच्छिक जो हमारे पास श्रद्धांजलि द्वारा बनाए गए बनाए रखा राज्य कहा जाता था, कि हमारे पास कोई भी पैसा, रेवेन्यू का कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करता था, जिसका मन होता था वो पैसे देता था, उस हिसाब से ये काम चलता था। आर्यन जो थे उनका जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, जो मेन आर्य का मेन जो व्यवसाय था, मतलब युद्धों में बाली और लूट की जीत हुई। जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशु चराना, और लोग कृषि को गौण मानते थे। जो हमारे पास क्या करना, कि हमारे पास गऊ को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। गऊ को अगर मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट थी, अगर किसी को कुछ खरीदना है तो वो क्या करेगा, उसके मतलब क्या देगा, तो अपनी जो उसकी गाय हुआ करती थी उसको बेच देते थे, तो उसको गौण कहा जाता था। सोने के सिक्के, जो हमारे पास निशक निशिक कृपाल और सतमाना थे, कि जो हमारे पास गोल्ड के जो कॉइन यूज किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सिस्का, शिष्का, जो कृष्णाल, और जो हमारे पास सतमाना कहा जाता था। और ये जो सिक्के थे ये किसके बने हुए थे, सोने के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि जो हमारे पास स्टेपल क्रॉप्स हुआ करती थी, जो क्या हुआ करती थी, जौ हुआ करते थे, या उनको बोलते थे, या मतलब कि मुख्य फसल जो हुआ करती थी, मुख्य फसल क्या हुआ करती थी हड़प्पा वालों की, वो हुआ करती थी, सॉरी वैदिक पीरियड की, वो क्या हुआ करती थी, जौ हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास इसमें ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसमें कुछ टर्में यूज की जाती थी, दासु, दसु, ठीक है जी, जो हमारे पास दसु हुआ करते थे वो कौन थे, तो भारत के मूल निवासी जो हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दसु। जो हमारे पास यास, यास क्या थी, कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बारे में। नेक्स्ट है वज्रपति, वज्रपति कौन था, तो ऑफिसर इंजॉइंग द अथॉरिटी, की ऐसा ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दे के रखी है पूरे गांव को कंट्रोल करने की, तो उसे क्या कहा जाता था, वज्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास काजा, काजा पास, उसमें क्या था हमारे पास, उसको क्या कहा जाता, काजा पास क्या था, भूमि के बड़े भूभाग पर ग्रामीण, ठीक है जी, कि हमारे पास भूमि का बड़ा जो भाग हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामीण, ये क्या हुआ करते थे, परिवार का एक मुखिया हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे पास गभिष्टि, फाइटिंग, इसमें जो भीड़ में लड़ना, गाय की तलाश और गाय के लिए युद्ध।
तो जो हमारे पास अगर जो हमारे पास गबस्ती क्या हुआ करता था कि गाय के बारे में, गाय को बचाना है, गाय के बारे में युद्ध करनी है, गाय के बारे में तलाश करनी है, अगर किसी के पास है तो उसके साथ लड़ाई करनी है, तो ये ऋग्वैदिक जो टर्में थी वो यूज की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके लिए नई जो है इसी तरह सीरीज लेके आऊँगा, और फिर हम उसके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये खत्म हो जाएगा एशियन, उसके बाद मेडिवल चलेगी। तो उम्मीद करूंगा यहाँ से आपकी क्विक रिवीजन होगी और आपके आने वाले एग्जामों में आपको ये काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।